नमस्कार, मैं हाज़िर हूँ यूथ कांग्रेस के फेसबुक लाइव पर। आप सबसे मुखातिब हूँ आज गंगा जमुनी तहज़ीब पर बात करने के लिए, इस देश की सांझी विरासत पर बात करने के लिए। बहुत दिन से मैं सोच रहा था फेसबुक लाइव आऊँ, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनूँ, और अब जा कर के जब मैं ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी का सदस्य बना, बिल्कुल नया सा, तो मुझे आमंत्रण मिला और मैंने सोचा कि एक बार जाऊँ वहाँ। जो लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव युवा हैं, उनसे बात करूं, उनसे मुखातिब हो जाऊं, और इस देश में जो कुछ घट रहा है, एक शायर की नज़र से, एक कलमकार की नज़र से जो मैं देख पा रहा हूं, उस पर बातचीत करूं, आपके सवालों का जवाब दूं, आपके सवालों को अपने लहजे में समझाने की कोशिश करूं। तो मैं हाज़िर हूं। इस समय मैं यूथ कांग्रेस के कार्यालय में बैठा हुआ हूँ और बहुत शानदार आज का ये फेसबुक लाइव होने जा रहा है। इससे पहले आपने बहुत सारे बड़े दिग्गज लोगों को इस फेसबुक लाइव में सुना है। आज मैं बिल्कुल एक नई सी आवाज़, एक शायराना आवाज़ आपके सामने है, जिसे आप थोड़ा नेता भी कह सकते हैं। पिछले 1-2 दिन का अपडेट है ये, 3 दिन का। तो मैं हाज़िर हूँ आपके सामने। आप अपने सवाल भेजना शुरू करें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। जो पहले से कुछ सवाल आए हुए हैं, मैं उन पर बात करने चल रहा हूँ। फिर जब आप सवाल भेजेंगे, वो सवाल भी हम तक पहुँचेंगे, तो हम बाकायदा आपका नाम ले करके उन सवालों के जवाब आपको देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो पुराने सवाल आए हैं वो शुरू किए जाएँ। मनु जैन जी का सवाल है, इमरान प्रतापगढ़ी को शायर कहें या नेता कहें या युवाओं का आइडल? एक्चुअली एक शायर अपने आप में मनु जी कई सारे किरदार रखता है। मैं जब मुशायरे की दुनिया में आया था, जब मैंने कविताएं लिखनी शुरू की थी, तो मुझे लगता था कि कवि जो है वो माइक पर खड़ा होकर के इस देश की सबसे बड़ी सत्ता से आंख से आंख मिला करके सवाल पूछ सकता है, बात कर सकता है। और ऐसा करते करते आधी दुनिया आपको नेता मानने लगती है कि आप तो कविता में सियासत कर रहे हैं। लेकिन दरअसल वो मेरे अपने दौर का एक खुला हुआ सच है जिसे मैं बयान कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आप मुझे शायर ज़्यादा माने, थोड़ा सा नेता मान सकती हैं आप, पिछले 3-4 दिनों के जो अपडेट है उसके हिसाब से। बाकी मैं मूल रूप से शायर हूँ और कोशिश करूँगा कि अपनी इस पहचान को बना के रखूँ। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की परंपरा का हूँ, मैं गालिब की परंपरा का हूँ, मैं दुष्यंत की परंपरा का हूँ। तो फिलहाल तो मुझे शायर ही माने। दुर्गेश जी ने आपसे सवाल किया है, आपने कम समय में शायरी की दुनिया में बड़ा नाम कमाया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार आपकी शायरी में देश के वर्तमान हालातों पर गहरी चिंता रही है, ऐसा क्यों? दुर्गेश भाई, एक शायर बहुत संवेदनशील होता है। वो इतना इस हद तक संवेदनशील होता है कि उसके आसपास जो घट रहा है वो चीज़ें उसे बहुत प्रभावित करती हैं। मैं जुल्फ़ और आंचल पे शेर कहता था, गज़लें कहता था, और दुनिया बहुत तालियां बजाती थी मुशायरे में। फिर मुझे महसूस हुआ कि अगर ईश्वर ने, खुदा ने मुझे एक हुनर दिया है कि मैं बहुत संवेदना के शीर्ष पर जाकर अपनी बात कह पाता हूँ नज़मों के ज़रिए, और वो लोगों के दिल तक पहुँचती है, तो मुझे क्यों ना मुद्दों पे बात करनी चाहिए। मैं जिस समाज में जी रहा हूँ, जिस माहौल में जी रहा हूँ, वहाँ मोहब्बत और जुल्फ़ और आंचल पे शेर कहने से ज़्यादा हमारे कानों में शोर है, रोती हुई माँओं के, लगातार परेशान युवाओं के शोर हमारी कानों तक पहुंच रहे हैं, मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों की चीखें हम तक पहुंच रही हैं। हर दिन समाज को टूटते हुए देख रहा हूं मैं, हर दिन। मैं जिस माहौल में पैदा हुआ, जहां मेरी उंगली पकड़ करके लोगों ने मुझे चलना सिखाया, आज मैं वहीं देख रहा हूं कि समाज बिल्कुल 2 धड़े में बंट गया है। ऐसे में मुझे लगता है कि मुझे संवेदना के स्तर पर जा करके शायरी में देश के वर्तमान हालात पर बात करनी चाहिए। वो जो अपने एसी कमरे में बैठे हुए लोग हैं, वो सोचते हैं कि देश बहुत बिल्कुल उनकी तरह से चल रहा है। अयोध्या प्रसाद उपाध्याय फैज़ाबाद के एक शायर हैं, उनका एक शेर है कि ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गाँव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। तो दरअसल जो ज़मीन पर रह रहे हैं वो जान रहे हैं कि देश कहाँ जा रहा है, किस परिस्थिति में जा रहा है। तो मैं ज़मीन पर हूँ, मैं गाँव का हूँ, गाँव में पला बढ़ा हूँ, पैदा हुआ हूँ, तो मैं वहाँ से जो देख रहा हूँ उसे अपनी शायरी में पिरो रहा हूँ। तो आप बस ये समझें कि ये जो नाम है, ये जो मोहब्बत लोगों की है, ये जो इज़्ज़त है, ये शायद इसी वजह से है कि मैं अपने दौर का सबसे तीखा सच बोल पा रहा हूँ। अखिलेश जी ने आपसे सवाल किया है, शायरी पढ़ते पढ़ते आप कब राजनीति में आ गए, पता ही नहीं लगा। आखिर आपने कब अपने आप को तैयार किया कि अब समय आ चुका है? दरअसल ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं जो बहुत प्लान करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी प्लान के हिसाब से जीते हैं। उन्हें पता होता है कि इस लेवल तक पढ़ाई करने के बाद अब ये करना है, अब ये करना है, मिनट टू मिनट। हम जैसे लोग जो हैं वो बड़े बेख्याल लोग होते हैं, बेपरवाह लोग होते हैं ज़िंदगी में।
ईश्वर खुदा जिन्हें भी इस तरह की कोई एक चीज़ देता है, अता करता है, एक हुनर देता है, वो किसी भी विधा के कलाकार हों, शायर हों, या के बहुत बड़े चित्रकार हों, या फिर कुछ और किसी विधा के लोग हों, वो ज़िंदगी में कुछ प्लान नहीं करते। मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, वो BUMS हैं, तो वो चाहते थे कि मैं MBBS बन जाऊं। बड़ी कोशिश करते थे वो इस काम के लिए, बड़ा डांट डपट, लेकिन नियति कुछ और थी। तो इंटरमीडिएट आते आते और सोच पैदा हुई कि डॉक्टरी पढ़ना है, पिताजी के दबाव से, अब्बू के दबाव से। लेकिन फिर लगा कि नहीं यार, मुझे तो शायरी ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना ज़्यादा अच्छा लगता था। तो कब ज़िंदगी वहाँ लेके चली गई पता नहीं चला, और शायर बन गया, और एक झटके में शोहरत मिल गई। तो कुछ तय नहीं था, शायर बनना भी तय नहीं था। और अब जब यहाँ आके खड़ा हूँ कि अपनी शायरी के ज़रिए लगातार मुद्दों पे बात कर रहा हूँ, सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई चीज़ों पे बात कर रहा हूँ, और बात करते करते मैंने ये महसूस किया कि नहीं सिर्फ रोहित वेमुला के लिए, नजीब के लिए माइक पर नज़में पढ़ते हुए रो देने से काम नहीं चलेगा। आपको उन माँओं के पास पहुँच करके अपने कांधों पे उनका सर रख करके उनके आंसुओं को अपने दामन में समेटना भी पड़ेगा। तो जब मैं ये करते करते ज़मीन पर उतरा तो मुझे लगा कि नहीं, ये मुद्दे तो हल नहीं हो रहे हैं, ये हल कैसे होंगे, इनकी जड़ें कहाँ हैं, ये कहाँ से संचालित हो रहे हैं। तो समझ में आया कि सब कुछ जाकर के समाहित हो रहा है वो सियासत में। तो सियासत को बदलना है तो सियासत से दूर रह करके बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं कुछ होगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। मुझे अच्छा लगा था कि जब मैं पहली बार राहुल जी से मिला तो राहुल जी ने मुझसे कहा कि तुम कविताएं अच्छी करते हो, लेकिन ये ज़मीन पर कहाँ हैं। तो मुझे अच्छी लगी उनकी बात। मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि ये कविताएं मेरी जितना ज़मीन पर हैं उससे ज़्यादा और दिखें ज़मीन पर। फिर उनसे 2-3 और मुलाकातों के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ज़मीन पे उतर के लड़ो, ये जो वक्त है इस देश के लिए, ये जो लोकतंत्र भीड़ तंत्र में तब्दील हो रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि ज़मीन पर उतरो। मुझे उनकी बात अच्छी लगी और उनके एक आदेश पर मैंने कहा नहीं, अब मैं सियासत का हिस्सा हूँ, आ गया सियासत में। उद्भव भट्ट जी ने सवाल किया है, राजनीति में कदम रखने के लिए आपने कांग्रेस को चुना या कांग्रेस ने आपको, आखिर कांग्रेस ही क्यों? दरअसल उद्भव भाई, कांग्रेस ही देश है, सीधे सीधे एक शब्द में कहूँ तो। मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ, देश के बाहर भी जाता हूँ। दुनिया के कम से कम 15-20 मुल्कों में मैंने कविताएं पढ़ी हैं, शायरी सुनाई है। वहाँ बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के आसपास के मुल्कों के लोग जो हिंदी और उर्दू समझते हैं या बोलते हैं, वो मिलते हैं। और उनसे मिलने के बाद जो एक विरासत कांग्रेस की है, वो जो एक गंगा जमुनी तहजीब को समेट के ले चलने की कोशिश है, वो किसी को भी अपील करती, जो ज़रा सा भी, जो निष्ठुर नहीं होगा, जिसके सीने में धड़कता हुआ ज़रा सा भी दिल होगा, वो कांग्रेस से ही जुड़ना चाहेगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर उसकी सोच बहुत एक ख़ास तरह की टाइप नहीं हो चुकी होगी तो वो कांग्रेस को चुनेगा। ये कहना कि कांग्रेस ने मुझे चुना या मैंने कांग्रेस को चुना, फिर वही कहूँगा कि नियति, अगर आप अच्छे हैं, खुद आप अच्छे हैं तो आप अच्छे लोगों तक पहुँचते हैं, आप बुरे हैं तो आप बुरे लोगों तक पहुँचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल में ईमानदारी थी, मेरी नीयत अच्छी थी, मेरी कोशिशें अच्छी थी, आम आदमियों के लिए, मजलूमों के लिए, जुल्म के शिकार लोगों के लिए लड़ते लड़ते मुझे लगा कि उन तक पहुँचूँ जो इस लड़ाई में लगातार कुर्बानियाँ देते रहें। तो जब मैं पहली बार राहुल जी से मिला और उन्होंने मुझे ये सारी बातें, उनके साथ, उनके परिवार के साथ जो कुर्बानियों का एक सिलसिला है, उस पर जब बातचीत हुई तो मुझे लगा कि नहीं, कांग्रेस ही आखिरी विकल्प है। और पूरे देश में कांग्रेस है, पूरे देश में मेरी पहचान है। तो मुझे लगा किसी क्षेत्रीय पार्टी से जुड़ूंगा तो बहुत सिमट जाऊंगा, इसलिए मैंने कांग्रेस को चुना, या यूँ कहूँ कि कांग्रेस ने मुझे चुना। किट्टू चौधरी जी ने आपसे सवाल किया है, आप अक्सर अपनी शायरियों में देश में पहली नफरत पर बात रखते हैं, आखिर क्या बदल गया है 2014 से अब तक? किट्टू भाई, बदला जो है वो बहुत ख़तरनाक है, जो बदलाव आया है समाज में। मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ी सच्ची कहानी है। मैं 7वीं में पढ़ता था, 8वीं में, 6वीं से जो 8वीं तक की पढ़ाई है गांव में, बिल्कुल गांव के स्कूल में मैंने वहाँ से पढ़ाई करी है। 12 किलोमीटर दूर था मेरा स्कूल। मेरा एक दोस्त हुआ करता था और अब भी है, श्रीकांत मिश्रा उसका नाम था। हम दोनों साथ एक साइकिल से पढ़ने जाते थे। बहुत आम सी ज़िंदगी थी, साइकिल एक होती थी, दोनों दोस्त साथ जाते थे, एक टिफ़िन में खाना खाते थे। वो हमारे हिस्से की भी साइकिल कभी कभी चलाता था, 6 किलोमीटर मैं चलाऊं, वो चलाए। तो बड़ी एक खूबसूरत सी ज़िंदगी थी। हम क्रिकेट खेलने के लिए स्कूल छोड़ देते थे, पिताजी हमारी तलाश शुरू करते थे। तो जब क्रिकेट खेलते हुए पकड़े जाएं तो जितनी मेरी पिटाई होती थी उतनी श्रीकांत की भी होती थी मेरे अब्बू के हाथों से, या उसके पिताजी पकड़ पाते थे तो जितना श्रीकांत को पीटते थे उतना ही मुझे भी मारते थे।
आज मैं महसूस करता हूँ कि अगर मेरे अब्बू एक थप्पड़ श्रीकांत को मार दें या श्रीकांत के पिताजी एक थप्पड़ इमरान को मार दें, तो वो थप्पड़ विदिन ए मिनट जो है वो हिंदू और मुसलमान के सांचे में ढल जा रहा है। इस बदलाव को ज़रा सा महसूस करिएगा तो आप पाएंगे कि समाज कितना ख़तरनाक हो चुका है। जिन बुज़ुर्गों ने मेरे गांव में, मेरे इलाके में, मेरे पड़ोस में मेरी उंगली पकड़ के मुझे सड़क पार करवाई है, उन बुज़ुर्गों की आंखों में भी मैं महसूस करता हूं कि इस दौर का जो ये कड़वा वाला सच है वो उनकी आंखों में नाचता है। तो कभी कभी मैं डर जाता हूं। मुझे लगता है कि ऐसे दौर में अगर हम चुप रह गए और इस समाज के होते हुए बदलाव के मूक दर्शक बने रहे तो शायद आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं कर पाएंगी। तो मैंने अपनी शायरी में इस सब को मुद्दा बनाने की कोशिश करी और मैंने सोचा कि मेरा हुनर जो है, ईश्वर ने मुझे जो हुनर दिया है, उसके ज़रिए अगर मैं चंद दिलों को भी मोहब्बत सिखा सका तो शायद ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। काजल रावत जी ने आपसे सवाल किया है, एक युवा होने के नाते देश को राहुल गांधी की ज़रूरत है या नरेंद्र मोदी की? क्या अंतर है दोनों नेताओं में? बहुत खूबसूरत सवाल है काजल जी आपका। बस मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप किसी दिन देर रात अपने कमरे में सुकून से बैठ करके अपना लैपटॉप ऑन करिए और यूट्यूब पर कम से कम 4-6 भाषण नरेंद्र मोदी जी के सुनिए और 4-6 भाषण राहुल गांधी जी के सुनिए। और सिर्फ सुनिए मत, देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, हाव भाव देखिए, चेहरे पर आ जा रहे जो एहसासात हैं उन्हें पढ़ने की कोशिश करिए, तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी जी में और नरेंद्र मोदी जी में क्या अंतर है। एक तरफ अहंकार है, चीख है, चिल्लाहट है, बात शब्दों से लगता है कि जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है और वो कोशिश करते करते बड़ी कभी कभी हास्यास्पद हो जाती है। लेकिन राहुल जी बोलते हैं, जैसे आप कभी कभी गौर करिए तो एक नदी है, शांत सी बह रही है, समंदर है, वो सलीके से उसमें पानी भरा है, लेकिन वो जितना गहरा है उतना ही खामोश है। तो राहुल जी की जो ये बात है वो आपको बता देगी कि दोनों में अंतर क्या है। मैं शायर हूँ, मैं शायद बहुत अलग तरीके से इंसान को जांचने की, देखने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने जो महसूस किया है, एक बुनियादी फ़र्क है कि दोनों इंसानों के बातचीत और उनके जो शब्द हैं उसमें सच्चाई और झूठ का जो अंतर है वही राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी में है। मानसी आर्या जी ने आपसे सवाल किया है, आप कल गुड़गांव में नफरत में हुए शिकार परिवार के लोगों से मिले, क्या उन पर हमला उसी मानसिकता के कारण हुआ जो हर बात पर हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान भेजने की बात करती है? जी मानसी जी, मैं कल मिल के आया। मैं रात 11 बजे उस परिवार के पास था हॉस्पिटल में। आप एक बार जाएं और अपने कुछ और भी मित्रों को लेके जाएं, उनसे मिलें। और वो माँ जो बिस्तर पर पड़ी हुई बिल्कुल दर्द से कराह रही है, वो बेटा जिसकी गर्दन में चोट है, जिसके कमर पे चोट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उसका नाम इरशाद है या साजिद है इसलिए उसे ज़रूर देखने जाइए। बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बार जाके उसे देखिए कि वो लोग जो बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, वो परिवार जो एक दूसरे की सुख दुख खुशियों का हिस्सा हैं, वो परिवार जिन्होंने एक दूसरे के सामने न जाने कितने शादी ब्याह में साथ खाना खाया होगा, कितने त्यौहार साथ मनाए होंगे, वो इतने खूंखार कैसे हो जा रहे हैं कि वो लाठी डंडा लेकर के टूट पड़ रहे हैं सामूहिक रूप से और पिटाई कर रहे हैं और कोई बोलने वाला नहीं। वो जो भय कानून का ख़त्म हो रहा है वो किस मानसिकता की वजह से है? वो लोगों को पाकिस्तान भेजने की मानसिकता है या फिर एक पूरी कम्युनिटी है जिसे डराने की कोशिश की जो भावना है वो है? मैं बहुत कोशिश करता हूँ इसका हल निकले, इस सवाल का मुझे जवाब मिले, लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं, सारी चीज़ों की जड़ें जाकर के एक जगह निकल रही हैं। जब तक आप उस विचारधारा के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होंगे, ये किसी हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये दरअसल पूरे हिंदुस्तान का मसला है कि हिंदुस्तान को बचाइए, हिंदुस्तानियत को बचाइए। जिस तहज़ीब पर पूरी दुनिया नाज करती हो, जिस तहज़ीब और जिस दयार में आकर के पूरी दुनिया फ़ख्र करती हो, वहाँ इस तरह की घटनाएँ घटें, सोचिए देश का सर शर्म से कितना झुकता होगा। क्योंकि दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ऐसे में सोशल मीडिया आपकी एक घटना को 1 मिनट में दुनिया के हर हिस्से में फैला देते हैं। मेरे हिंदुस्तान के बारे में लोग क्या सोचते होंगे जब इस तरह के वीडियोज़ उनकी आंखों के सामने आते होंगे? दरअसल ये मानसिकता ख़त्म करने की ज़रूरत है। पंकज राय जी का प्रश्न आया है, आप युवाओं के बीच में रहते हैं, वर्तमान हालातों में देश की असली समस्या रोजगार है या थोपा जा रहा राष्ट्रवाद? देखिए, समस्या तो रोजगार ही है। युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है, इतनी विकराल समस्या है कि जिससे ध्यान हटाने के लिए राष्ट्रवाद थोपा जा रहा है। दरअसल दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक समस्या है और एक समस्या से ध्यान हटाने के लिए
बहुत प्लान करके थोपी जा रही एक चीज़ है। तो दरअसल दोनों समस्या हैं, और इस समस्या की जो मानसिकता है वो बहुत बीमार मानसिकता है। वो जब भी आप उसे सवाल करना शुरू करेंगे बेरोजगारी पर, देश में लोकतंत्र पर संभावित खतरों पर बात करने की कोशिश करेंगे, तब वो आपका ध्यान जो है किसी ऐसी चीज़ की तरफ मोड़ देंगे जो राष्ट्रवाद के बड़ा करीब होगा। और फिर राष्ट्रवाद के उन्माद में आप भूल जाएंगे कि बेरोजगारी का मुद्दा कहाँ है। आप भूल जाएंगे कि गैस सिलेंडर जो 400 का मिलता था वो अब 800 1000 के आसपास पहुँच गया। आप भूल जाएंगे कि पेट्रोल का रेट कितना बढ़ गया, डीजल कितना महंगा हो गया, सब्जियां कितनी महंगी हो गई। जो दाल हम अरहर की 50 रुपये किलो खरीदते थे वो 120 130 रुपये में क्यों बिक रही। तो दरअसल राष्ट्रवाद थोपा ही इसलिए जाता है कि आप मुद्दों से हट जाएं। दोनों समस्या हैं, एक बुनियादी समस्या है और एक बहुत चालाकी से पैदा की गई समस्या है। तो दोनों से जूझना है हम युवाओं को, और उसके लिए हम सब साथ खड़े हों और अपने आप को जागरूक करें। वरना आज राष्ट्रवाद है, कल कोई एक और वाद आपके सामने होगा और उस वाद में हम बर्बाद होते रहेंगे। अनीश वर्मा जी ने आपसे प्रश्न किया है, आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। प्रियंका जी के उत्तर प्रदेश प्रभारी बनने के बाद ज़मीनी स्तर पर क्या बदलाव देख रहे हैं और चुनाव के नतीजे क्या रहने वाले हैं? अनीश वर्मा जी, सबसे बड़ा बदलाव प्रियंका जी के आने का तो यही है कि इमरान फेसबुक लाइव में आपके सामने बैठे हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये है। इमरान जैसे न जाने कितने और उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो बहुत उम्मीदों से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, और कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है इस देश को बचाने की, संविधान को बचाने की, उसमें अब अपना खून पसीना बहाने को तैयार है। ये कहीं ना कहीं प्रियंका जी के आने का ही बदलाव है। ज़मीन पर आप खुद देखें, एक उत्साह है आम आदमियों में। जो कांग्रेस का मूल रूप से कार्यकर्ता भी नहीं है, वो भी इंदिरा जी की झलक देखता है प्रियंका जी में, और उनको देख के बहुत उत्साहित होता है। जब भी वो अब उनकी तमाम जो पिछली यात्राएं हैं उत्तर प्रदेश में, अभी प्रभारी बनने के बाद जो उनका पहला आगमन था, फिर अभी जो उन्होंने गंगा यात्रा करी, उस सबको देखिए, और लोगों के चेहरों पे उनके लिए सम्मान और उनकी आंखों में जो एहतराम है प्रियंका जी के लिए, वो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा बदलाव का सूचक है, वो बदलाव की बानगी है, और उसका बहुत बड़ा असर आपको चुनाव के नतीजों में देखने को मिलेगा, ज़रूर देखने को मिलेगा, ये मेरा यकीन है। सलमान कुरैशी जी का सवाल आया है, इमरान भाई आप राजनीति में अंबानी बनने आए हो, या जो आप पहले एक समाज सेवा की तरह ही रहोगे जैसे अभी तक हो? सलमान साहब, मैं इमरान हूँ, बहुत एक आम से परिवार से, शहर से 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूर एक खांटी गांव जिसे कहते हैं ना, मैं ऐसी जगह पैदा हुआ हूँ, और ऐसी जगह से आज यहाँ खड़ा हूँ, अपनी मेहनत से खड़ा हूँ, अपने हुनर की वजह से खड़ा हूँ। राजनीति में सिर्फ इसलिए आया हूँ, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, आने वाले 10-20 साल बाद सोशल मीडिया के गलियारों से, कभी फेसबुक के गलियारों से ये वीडियो निकाल के आप देखिएगा, तो आप ये पाएंगे कि इमरान जो था वैसा ही रहेगा। क्योंकि हमें मोहब्बत बहुत मिलती रहती है, हम ऐसी दुनिया में हैं कि मोहब्बतें हमें बहुत मिलती रहती हैं, पैसा भी थोड़ा बहुत मिल जाता है कार्यक्रमों में, और उससे बहुत खुश हैं। ख्वाहिशें बड़ी नहीं हैं, इसलिए कोई भूख नहीं है पैसे की। बस इतना है कि मैं जब किसी के आंसू पोंछने के लिए उसे अपने गले से लगाता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि इसके आंसू निकल रहे हैं जिस वजह से वो वजह ख़त्म हो। वो वजह शायरी सुना के ख़त्म नहीं हो पा रही है, उस वजह को ख़त्म करने के लिए सियासत में आया हूँ। दुआ करिए मेरे लिए कि मैं जितना भावनात्मक रूप से आज आम आदमी से जुड़ा हूँ, उतना ही आने वाले दिनों में भी जुड़ा रह जाऊँ। उसके लिए आपकी दुआओं की बड़ी दरकार रहेगी। मैं हमेशा इंसान बन के रहूँगा, इमरान बन के रहूँगा, ये वादा है। मोहम्मद कुमैल जी ने आपसे सवाल किया है, कुछ पंक्तियों में अगर राहुल जी को प्रधानमंत्री चुनने के लिए अपील करनी हो तो क्या होगी? बहुत शानदार सवाल है। इस सवाल पर मैं पिछले तकरीबन 1 साल से खुद से सोचा करता हूँ कि कैसे लोगों से कहूँ कि राहुल जी इस देश के लिए प्रधानमंत्री बनने के सबसे खूबसूरत उम्मीदवार हैं, सबसे माकूल इंसान है इस देश में प्रधानमंत्री पद के लिए। वो मैं बस इतना कहूँगा, मैं कविता तो थोड़ी देर में आपको सुनाऊँगा, चूँकि अभी लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ। बस राहुल जी का जो पूरा किरदार है, जो उनकी शख्सियत है, जिसमें सादगी है, जिसमें शराफत है, इस दौर में शराफत ढूंढने से भी नहीं मिल रही, और सियासी लोगों में तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। ऐसे में एक इंसान जब आम आवाम से गुफ्तगू करता है, तो जिस शराफत से, जिस सादगी से, और मैं तो यूँ कहूँगा कि पिछले
6-7 महीने में आप राहुल गांधी जी के फेसबुक या फिर उनके ट्विटर पे पढ़ने वाली तस्वीरें उठा के देखिए आप, तो जिस तरह से वो लोगों से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं, बुजुर्ग औरतों से मिलते हैं, उन्हें गले से लगाते हैं, उस समय उनकी आंखों में जो एक बड़ी नमी होती है, वो बता रही है कि वो बहुत माकूल इंसान है इस देश के लिए। इस देश को ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आम आदमी का दर्द समझ रहा हो, उसकी पीड़ा समझ रहा हो, और इस देश को टूटने से बचाने की सोच रख रहा हूँ। मैं 5-6 बार मिला हूँ पिछले 5-6 महीने में, और जो क्लियर एक विज़न है और नफ़रत वाली ताकतों के ख़िलाफ़ जो क्लियर स्टैंड राहुल गांधी जी का है, मैंने इस देश में किसी नेता में वो क्लियर स्टैंड नहीं पाया। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल जी को ज़रूर इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बहुत कुछ बदलेगा, हम एक नया भारत देखेंगे, हम एक युवा भारत देखेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। योगेश जी की एक फरमाइश आई है, आज की राजनीतिक परिस्थितियों पर कोई मुशायरा सुनाइए। आज की सबसे बड़ी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो ये हैं कि मतलब एक सोशल मीडिया पे एक पूरी जमात खड़ी हो गई है जिसके नाम के सामने चौकीदार लिखा हुआ है। आप ट्विटर उठाइए तो पता चले कि इतने चौकीदार कि मतलब क्या कहें। तो मैंने तो पिछले दिनों एक शेर पोस्ट किया था कि खुद को सच्चाई का ठेकेदार लिखने लग गए, बौखलाहट में सरे बाजार लिखने लग गए, एक नारे से हुकूमत इस कदर घबरा गई, चोर साहब खुद को चौकीदार लिखने लग गए। तो बस आज की जो ताज़ा परिस्थितियां हैं उस पर इससे माकूल शेर नहीं हो सकता। फरहान शाह का सवाल आया है, देश के वो युवा जो 2019 के चुनाव में अपना प्रथम मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? बिल्कुल, मुझसे छोटी उम्र के जितने भी नौजवान लोग, जितने भी नई नस्ल के लोग पहली बार वोट देने जा रहे हैं, मैं उनसे बस इतना कहूँगा कि आप जब ईवीएम की कतार में खड़े होइएगा, पहली बार, वो पहला अनुभव होगा आपके लिए जो कभी मुझे हुआ था, तो 2-3 चीज़ें याद रखिएगा कि 2 साल पहले किसी इंसान की सनक ने न जाने हज़ारों लोगों को, पूरे देश को एटीएम की कतार में खड़ा कर दिया था। 125 से ज़्यादा मौतें हुई थीं। याद रखिएगा कि रात के 8 बजे ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जैसे कोई जंग का माहौल हो, और एक चेहरा टीवी पर नमूदार हुआ और उसने कह दिया कि नहीं, अब ये नोट जो है वो कागज़ का टुकड़ा है, रद्दी हैं। याद रखिएगा कि जब आपकी माँ को, आपके पिताजी को ये खबर सुनाई गई थी तो कितनी देर तक वो यकीन ही नहीं कर पाए थे। और मुझे याद है कि मेरे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग तो बिल्कुल बौखलाहट के आलम में थे। उन कतारों को याद रखिएगा कि पिछले 1-1.5 साल में शहरों के नाम बदलने की सियासत में लोग ये भूल गए कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर रहे हैं। याद रखिएगा, ज़रूर याद रखिएगा इन चीज़ों को। ये ज़रूर याद रखिएगा कि जिन हाथों में लैपटॉप होना चाहिए था, जिन हाथों में इस देश की तकदीर बनाने के लिए कलम होनी चाहिए थी, उन हाथों में एक डंडा है, और वो डंडा और वो हाथ एक भीड़ की शक्ल में भीड़ तंत्र बन गए हैं, लोगों को पीट रहे हैं। लहू का आलम है। इसे पहचानिएगा, इसे याद रखिएगा, तब अपने मताधिकार का प्रयोग करिएगा। बहकावे में मत आइएगा। मैं जानता हूँ आप बहुत जागरूक हैं, मैं सोशल मीडिया पे आपकी चालाकी, आपकी जागरूकता देखता रहता हूँ, तो मैं आपसे अपील करूँगा कि वोट देने से पहले तमाम चीज़ें भूल के अपनी उस जागरूकता को जहन में ला करके बटन दबाइएगा। तो रोहित डोगरा जी का सवाल आया है, भारत जो अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, देश की सत्ताधारी सरकार ने उस गंगा जमुनी तहजीब को कहाँ तक जीवित रखा है? रोहित भाई, गंगा जमुनी तहजीब में जो पहला शब्द है गंगा, उसी को जीवित नहीं रखा तो वो तहजीब क्या ज़िंदा रखेंगे। मैं इलाहाबाद का पला बढ़ा हूँ, इलाहाबाद में परवरिश हुई है मेरी, जहाँ संगम होता है गंगा और यमुना का, अदृश्य सरस्वती उपजती हैं ऐसा कहा जाता है। मैं उस शहर से हूँ। आप एक बार गंगा जी की स्थिति देखें, गंगा जी की हालत देखें, तो आपको खुद समझ में आएगा कि गंगा का बेटा बताने वाला शख्स कितना नालायक निकला कि माँ के लिए उसने कुछ भी नहीं किया, झूठे वायदे किए। तो मुझे लगता है कि जब जिस शब्द से मिलकर के ये तहजीब बन रही है, उस शब्द को ज़िंदा नहीं रख सके, उसकी मूल आत्मा को ज़िंदा नहीं रख सके, तो वो तहजीब को क्या ज़िंदा रखेंगे। ज़िंदा रखने की मंशा भी नहीं है। दरअसल उनका पूरा प्लान यही है कि वो गंगा जमुनी तहजीब मर जाए और बंटवारा हो जाए, समाज 2 धड़े में बंट जाए, एक धड़ा उनके साथ खड़ा हो जाए और चंद लोग एक दूसरी तरफ खड़े हो जाएं, और बीच में जो इस मुल्क की बेहतरी चाहने वाले लोग हैं वो हाय हाय करें, वो परेशान हों,
ये उनकी सोच है, उनकी मंशा है, क्योंकि इसी से उनके राजनीतिक स्वार्थ सधते हैं, इसीलिए वो इस तरह की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। मुकीम खान जी का सवाल है, आपका राजनीति में आने का मकसद क्या है? मुकीम खान साहब, मैं पहले इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ। मकसद सिर्फ ये है कि मैंने कहा ना, मैं जिन मुद्दों को अपनी नज़मों में जगह दे करके, जिन आंसुओं को, जिन चीखों को, जिन आहों को अपनी नज़मों में जगह दे करके गली गली कूचों कूचों में गा रहा हूँ पिछले 10 साल से, उस आवाज़ को ले करके इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचूँ, ताकि ज़्यादा असर हो सके मेरी बात का, मेरी आवाज़ का। सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद। आदिल रज़ा जी का सवाल आया है, आपकी एक कलाकार की पहचान है, आपने समुदाय के लिए क्या सोचा है? आदिल साहब, आप एक कलमकार हूँ मैं, तो मैं कलम की अहमियत को समझता हूँ। तो जो मेरी सबसे बड़ी सोच है ख़ास तौर से समुदाय के लिए, वो ये है कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। तालीम पर ज़ोर देना बहुत ज़रूरी है। हम कितना भी मातम कर लें, हम कितना भी चीज़ों को कोस लें, सिस्टम को बुरा कह लें, लेकिन ये सब तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम खुद सिस्टम का हिस्सा बन के उसे बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। किसी भी मुल्क का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो मैं मुशायरे के प्लेटफॉर्म से भी लोगों से कहता हूँ, अपील करता हूँ अपने चाहने वालों से कि पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, दो निवाले भले कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। तालीम पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि बेसिक एजुकेशन पे काम किया जाए। एक पूरी नस्ल है जो हाई स्कूल तक नहीं पहुंच पाती, एक पूरी नस्ल है जो ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंच पाती। तो ज़रूरत यह है कि हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं और उन पर ज़ोर देने से ज़्यादा हम कम्युनिटी के लिए बेसिक एजुकेशन पे ज़ोर दें, बेसिक स्कूल खुलें जहाँ बच्चे पढ़ सकें, और एक पूरा नज़रिया बदले हमारे अपने समाज का भी कि नहीं, हमारे लिए पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी जो सबसे बड़ी सोच है वो ये है कि हम तालीम की तरफ मुड़ें। सिकंदर सिंह जी का सवाल आया है, इस बार वोट डालने से पहले युवा किन बातों का ध्यान रखें? सिकंदर साहब, बहुत अच्छा सवाल है। बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि पिछले 4-5 साल में एक चेहरे को टीवी के स्क्रीन पर आपने इतना इरिटेट करते हुए देखा है कि उसे बदलने की कोई सूरत निकाल लीजिए, वो बदल जाए। क्योंकि जब टीवी खोलिए ऐसा लगता है कि देश का हर टीवी चैनल बिल्कुल महिमा मंडन में, गुणगान में लगा हुआ है, और वही घिसी पिटी बातें, समाज को बिल्कुल अलग कर देने वाली बातें। इस देश के सर्वोच्च, लगभग सर्वोच्च पद ही कहेंगे हम उसे, एक सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ शख्स जो है शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहा हो, एक सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ शख्स अपने भाषणों में मुसलसल झूठ बोलता हो, गलत इतिहास लोगों के सामने रखता हो, ऐसे शख्स को तो बदलने के लिए ही वोट करना चाहिए, मुझे लगता है। आशीष जायसवाल जी का प्रश्न है, पिछले 4 सालों में एक कलाकार के रूप में आपने कैसा महसूस किया है? आशीष साहब, बहुत सारे कलाकारों ने खुद को बहुत डरा हुआ महसूस किया। उनकी आवाज़ों को हर तरह से दबाने की कोशिशें की गई। हम कलमकार हैं, हम लिखते हैं और व्यवस्था के ख़िलाफ़ लिखते हैं। इस दौर में ऐसा भी हुआ है कि कलम खरीदी गई है, कलम बिकी भी है, ये भी सच है। आप देख रहे होंगे कि मैंने बड़े बड़े ऐसे लेखकों को, बड़े बड़े कवियों को ये देखा कि जिनके कलम से निकले हुए अल्फाज हमारे आपकी रूह को ठंडक दिया करते थे, वो किस तरह से महिमा मंडन में लगे हुए हैं। ऐसे में डर तो लगता है जब कलबुर्गी मारे जाते हैं, जब पंसारे मारे जाते हैं, जब गौरी लंकेश मारी जाती हैं। वो सिर्फ कलम की वजह से ही तो मारी गई कि उन्होंने अपने कलम पे कोई अंकुश नहीं लगाया, कलम का सर कलम नहीं किया, इसलिए उनका सर कलम हो गया। तो ऐसे में डर तो लगता है, लेकिन मेरी अपनी एक नज़्म है कि सच बात की पैरोकारी है, सच बात की पैरोकारी है, हर दौर में सच के साथ रहे, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना। तो मैंने वो काम किया है। दबाव तो महसूस किया, लेकिन उस दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और ना ही कभी हावी होने दूंगा, ये वादा है आपसे। कुमैल जी का सवाल आया है, आज राहुल गांधी जी ने हर परिवार को 72,000 देने का वादा किया है, क्या इसे गरीब मुक्त भारत निर्माण हो सकेगा? बहुत हद तक हो सकेगा। एक सरकार है जो अमीरों की जेब में पैसे डाल रही, इस देश के गरीब लोगों से बहुत सलीके से छीन रही है और अमीरों की जेब में पैसे डाल रही।
हजारों हजार करोड़ लेकर के बैठे हुए लोगों को विदेश भागने का इंतज़ाम कर रही है। और ऐसे में राहुल जी का ये जो मास्टर स्ट्रोक है कि गरीबी मिटाने के लिए, गरीब लोगों को कुछ मुहैया कराने के लिए आज उन्होंने जो 72,000 देने का वादा किया है, वो अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। और मुझे लगता है कि अगर एक एक व्यक्ति तक राहुल जी की ये सोच पहुंच गई तो 2019 एक झटके में ऐसे बदलेगा कि आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा उस चीज़ का। मुझे लगता है ये बहुत खूबसूरत हिंदुस्तान बनाने की एक जो मुहिम है उसकी शुरुआत का एक बहुत शानदार पहल है उसकी। दिलशाद हुसैन जी का सवाल आया है, इमरान भाई अगर आप मुरादाबाद से चुनाव जीत जाएंगे तो लोकसभा में सबसे पहले मुरादाबाद के लिए आप क्या करेंगे? दिलशाद साहब, बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। सबसे पहले जो काम करूंगा वो ये करूंगा कि मुरादाबाद वाले पिछले 20 साल से अपने लिए यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं। लगातार उनका कहना है, कई प्रोटेस्ट हुए इस चीज़ के लिए, लगातार वहाँ का युवा ये कहता है कि आसपास के ज़िलों में यूनिवर्सिटी है लेकिन हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है, हमें यूनिवर्सिटी चाहिए। मैं वादा कर रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ से लोकसभा का चुनाव जीत जाता हूँ तो मुझे चाहे जितनी कोशिश करनी पड़े, चाहे जितना लड़ना पड़े हुकूमत से, वो मेरी अपनी हुकूमत रहेगी ही। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी अपनी हुकूमत ही रहेगी। मैं उस अपनी हुकूमत से लड़ झगड़ करके सबसे पहले वहाँ के लिए यूनिवर्सिटी लाऊंगा, ये मेरा वादा है। 5 विधानसभाएं हैं मेरे लोकसभा क्षेत्र में। मैं ये वादा कर रहा हूँ कि इन 5 सालों में मैं हर विधानसभा में बेसिक स्कूल का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसे बेहतर करने की कोशिश करूँगा। दूसरी चीज़ ये कि मैं अपनी लोकसभा के लोगों को ये एहसास दिलाऊंगा कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं 500-600 किलोमीटर दूर से उस लोकसभा में पहुँचा हूँ। मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि आप तो दूर से आए हैं, बाहर से आए हैं, तो मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आके बनारस लड़ सकते हैं, अखिलेश जी इटावा से जाके आजमगढ़ लड़ सकते हैं, तो कोई इमरान प्रतापगढ़ी वो प्रतापगढ़ से आकर के मुरादाबाद क्यों नहीं लड़ सकता? मैं लड़ सकता हूँ। मैं बेटा बन के दिखाऊंगा उस क्षेत्र का, उस लोकसभा क्षेत्र का, और तालीम पे वो काम करूंगा। ये मेरे शब्द नोट करिए। अगर उस शहर ने मुझे अपनाया, मुझे बिल्कुल यकीन है कि मुझे अपनाएगा वो शहर, तो मैं उस शहर को ये एहसास दिलाऊंगा कि कोई एक बिल्कुल ताज़ा हवा के झोंके की तरह आया था और उसने समाज में जो फैली हुई नफ़रत वाली जो हवाएं थी उन्हें बिल्कुल ताज़ा खुशबूदार झोंके में बदल दिया है। ये मेरा वादा है मुरादाबाद वालों से। एक बार यकीन करिए, हम बदलेंगे हालात को राहुल जी के नेतृत्व में। रोहित मलिक जी का सवाल आया है, आपको खुद को चौकीदार कहने वाले प्रधानमंत्री की चौकीदारी के बारे में क्या कहना है? मेरी एक बड़ी मशहूर सी नज़्म है कि तेरे हर झूठे वादे पर मक्कारी पर लानत है, देश में फैली नफरत वाली बीमारी पर लानत है, देश लूट कर रोज लुटेरे नाक के नीचे भाग रहे, चौकीदार तेरी ऐसी चौकीदारी पर लानत है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। आरिफ हुसैन जी का सवाल आया है, आप भी भाजपा की राजभक्ति के बारे में क्या राय है? भाजपा की जो राष्ट्रभक्ति है आरिफ साहब, वो बड़ी खोखली है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि राष्ट्रभक्ति के नाम पे आप एक विशेष वर्ग से सिर्फ सबूत मांगते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं आप? आपकी राष्ट्रभक्ति इतनी झूठी है कि आपके अगर आपने मानक बना दिया कि सैनिकों की शहादत के साथ खड़े हुए लोग ही राष्ट्रभक्त हैं, आपने एक मानक बनाया, ये सच्चाई है कि सैनिकों की शहादत के साथ खड़े हुए लोग बहुत राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र से प्यार करने वाले लोग हैं, तो आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि जो आपके अपने सांसद सैनिकों की शहादत और उनकी शव यात्राओं में जाके दांत दिखा करके हंस रहे थे, फिर वो क्या है? आपको ये भी तय करना पड़ेगा कि आपके उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, आपके सांसद सैनिक की शव यात्रा के बाद जहां शव रखा हुआ था वहां जूते पहन के जा रहे हैं, उनका विरोध हो रहा है। आपको तय करना पड़ेगा कि फिर वो क्या है। ये जो खोखली राष्ट्रभक्ति है, ये जो चुनावी राष्ट्रभक्ति है, ये जो सियासी राष्ट्रभक्ति है, वो बहुत इस देश के लिए ख़तरनाक है। खुदा के लिए, ईश्वर के लिए, भारत के लिए ऐसी खोखली राष्ट्रभक्ति के नाम पे वोट मांगना बंद करिए। सैनिकों की शहादत का अपमान करना बंद करिए। नबील मलिक जी ने सवाल किया है, मोदी जी बोलते हैं मैं चौकीदार हूँ, ये बोलना देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है क्या? नहीं, शोभा तो मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री हैं, वो अपने आप को कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन झूठ बोलना शोभा नहीं देता। कभी अपने आप को चाय वाला बताना, फिर कभी अपने आप को चौकीदार बनाना। देश के जिस सूबे में जाते हैं
वहाँ का खुद को बताने की जो एक झूठी उनकी कोशिश है, मतलब इतना सतहीपन है इस बात में। कभी कभी लगता है कि मैं ये बनना चाहता था, मैं बचपन से वो बनना चाहता था, ऐसा बनना चाहता था, वैसा बनना चाहता था। आपको नहीं लगता कि वो एक, मतलब वो ना तो प्रधानमंत्री से ज़्यादा एक अदाकार हैं जो बड़ी खूबसूरती से एक्टिंग कर रहा है, कभी कभी वो आंसू बहाने लगते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब वो इस देश के सबसे बड़े खूबसूरत पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, या किसी मतलब बॉलीवुड का कोई एक जो कलाकार होता है जो अलग अलग किरदार चुन करके अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उस तरह का वो जो अभिनय कर रहे हैं वो हैं। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ उनको लेकर के, कि उनको चौकीदार कहूँ, चाय वाला कहूँ, या किसी फिल्म का चरित्र अभिनेता कहूँ। हालांकि जो उनका पूरा चरित्र है उसमें इतने सारे रंग समाहित हैं, इतने झूठे रंग समाहित हैं कि इस देश में रंगों पर लड़ाई चल रही। काश ऐसा न होता, काश सारे रंगों को मिला करके चलने वाला कोई व्यक्ति आगे होता। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो व्यक्ति हमारे सामने होगा। राहुल जी ज़रूर वो जो 3 रंगों को समेट के चलने की कोशिश है वो उनकी बड़ी खूबसूरत है। मैं दुआ करता हूँ कि ये जो बहुरूपियापन है इससे निजात मिले और एक सच्चे इंसान से देश रूबरू हो, उसके नेतृत्व में आगे बढ़े। सौरभ जायसवाल जी का सवाल है, मोदी जी बोलते हैं पकौड़े तलो, क्या युवा इसीलिए पढ़ाई करते हैं? क्या MA BA और मास्टर की डिग्री पकौड़ा तलने के लिए ली जा रही है? सौरभ भाई, बहुत आपका जो सवाल है उसी में आपका जवाब भी है। काश आपकी ये बात मैं भी बोल रहा हूँ और आप भी सोशल मीडिया पे लगातार बोलते रहते होंगे, ये सवाल उन तक पहुँच सके कि इस देश का युवा जो है वो पकौड़े तलने के लिए, ठीक है पकौड़ा तलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो कोई रोज़गार भी नहीं है, वो तो मजबूरी में अपनाया गया एक रोज़गार है। बहुत अच्छी शिक्षा लेकर के अपने पिता के अरमानों को पूरा करने का, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक बच्चा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए या फिर कोई टेक्निकल डिग्री लेते हुए उसके पिता ने क्या क्या गिरवी रखा होगा, क्या क्या बेचा होगा, अपनी किन किन खुशियों का, अपने किन किन आराम तलबी का खून किया होगा, तब जाकर के अपने बेटे को पढ़ा पाया होगा। आप आज उससे कह रहे हैं कि नहीं तुम पकौड़े तलो, या फिर आप कह रहे हैं कि नहीं अपने नाम के सामने चौकीदार लिखो। आपको नहीं लगता कि ये बहुत हास्यास्पद और बहुत मतलब मजाक उड़ाने वाली बात है? इस देश के बेरोजगार युवाओं का मजाक उड़ा रहे हैं दरअसल आप, तो बहुत शर्मनाक बात है ये। यशित चोपड़ा जी का सवाल आया है, मोदी जी ने कहा था कि मैं माँ गंगा का लाल हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है और काम के नाम पर कुछ नहीं। मोदी जी तो ऐसे व्यक्ति हैं कि वो जब माँ से मिलने जाते हैं तो कैमरे के बिना नहीं जाते। मुझे हैरत है, मैंने ये बात कभी कही भी थी। आपको याद होगा एक इंसिडेंट के जब नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी के दौरान आपने गौर किया होगा कि एक दिन एकाएक टीवी चैनलों पे एक खबर फ्लैश होती है, कुछ विजुअल्स फ्लैश होते हैं कि 90 साल की बूढ़ी माँ लाइन में लग करके पैसे निकाल रही। आप अंदाज़ा लगाइए कि हम, आप या कोई भी इस देश का नौजवान, हम आप चाहेंगे कि हमारी 90 साल की बूढ़ी माँ वो लाइन में लगे और लाइन में लगने के बाद पैसे निकाले? आखिर ऐसे बेटे की तो पूरी ज़िंदगी पे लानत है कि वो रिश्तों का इस्तेमाल कर रहा हो अपने सियासी फ़ायदे के लिए। तो जो पैदा करने वाली माँ का इतना सियासी और इतना सलीके का संदेशा देने के लिए इस्तेमाल करते हों, वो गंगा माँ का उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है आप जान ही रहे हैं। गंगा माँ ने उन्हें बुलाया था और आज गंगा के किनारे किनारे आप टहल करके कानपुर से बनारस तक चले जाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बेटे ने माँ के साथ कितना बड़ा धोखा किया। अबूदर अंसारी जी का सवाल आया है, क्या इमरान भाई अगर लोकसभा इलेक्शन जीत जाएं तो मुशायरा पढ़ेंगे या नहीं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। देश के कूचे कूचे में पढ़ेंगे और पार्लियामेंट में भी पढ़ेंगे, बिल्कुल शायरी सुनाएंगे, बिल्कुल शायराना सा माहौल। जब मुझे कोई सवाल पूछना होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ नई नज़में लिख के ले जाऊं और उन्हें सुना करके अपने सामने बैठे हुए लोगों से सवाल पूछूं और देश के सामने वो समस्या नज़मों के ज़रिए रखूं, तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा इमोशनल अंदाज में बात कहूं तो सामने बैठे हुए लोगों के दिल पे असर करे और आम लोगों का काम करवा सकूं सांसद बन करके। मोहित कुमार जी का प्रश्न है, आप कवि भी हैं, जब देश पर संकट आता था कवि अपने ओजस्वी वाणी से सेना और जनता में जोश भर देते थे, क्या आपको लगता है आज भी देश पर वही संकट है? देखिए, जब देश पर संकट आता था वो संकट देश के टूटने का होता था। देश पर जो हमला करने वाले लोग थे वो देश को लूटने वाले लोग थे, बाहर से आए हुए लोग होते थे।
तब कवि जो है अपनी आवाज़ से, शायर अपने अंदाज से, चाहे वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई रही हो या उससे पहले जो भी आक्रमणकारी आए रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कवियों और शायरों ने बगावत का जो बिगुल फूंका। आज की जो परिस्थितियां हैं, आज देश पर जो खतरा है उससे ज़्यादा खतरा जो है वो संविधान पर है। हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आज इस समय सबसे बड़ा खतरा वो लोकतंत्र पर है, तो उस खतरे के ख़िलाफ़ बोलने की बड़ी ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि हम सब तमाम कलमकारों की जिम्मेदारी है। शिवम अंबर जी का एक शेर है कि ये सच है, हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को। एक कवि की आवाज़ में वो कह रहे हैं कि ये सच है, हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, बस्ती बस्ती भोजपत्र को, नगरी नगरी सरगम को। लेकिन ये भी सच है, हमने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कवि की कलम नहीं बेची है, अपना अहम नहीं बेचा है। तो कलमकारों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो एक सूत्री कार्यक्रम के तहत लगातार एक पार्टी विशेष का प्रचार करते हुए कविताएं लिख रहे हैं और बिल्कुल उनकी खामियों पे आंख मूंद रहे हैं, कवि का मतलब ही है सत्ता का अस्थायी विपक्ष, शायर का मतलब ही है सत्ता का अस्थायी विपक्ष। अस्थायी विपक्ष बनिए आप सारे लोग। कलमकारों, अगर आप अभी नहीं बनेंगे, है मेरे वतन के फनकारों, जुल्मत पे ना अपना फन वारो, ये महल सराओं के वासी कातिल हैं सभी अपने यारों। आपको इनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब शायद आप अपने कलम से इंसाफ कर पाएंगे। विवेक पंडित जी का सवाल आया है जी। कुछ युवा आज भ्रमित हैं, खोखले दावों एवं वादों से उन्हें कैसे प्रेरित किया जाएगा? मैं तो प्रेरित किया जा रहा है उन्हें खोखले, बिल्कुल झूठे बात। देखिए, सोशल मीडिया जो हमारी ज़िंदगी में आई, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसने आपको बाहर की दुनिया से जोड़ा, तो एक ऐसा रास्ता भी खोल दिया कि आपके जहन में कचरा भरा जा सके, आपके जहन में झूठ भरा जा सके, आपके जहन में अफवाहें भरी जा सकें। तो ये जो खोखली चीज़ें आपके जहन में भरी जा रही हैं, इससे निपटने की कोशिश करिए, वरना आप खोखले हो जाएंगे। आपकी रचनात्मकता मर रही है, और रचनात्मकता मर गई तो आपके अंदर कुछ नहीं बचेगा। आप सिर्फ पैसा कमाने की एक मशीन बन के रह जाएंगे। मुझे बार बार सवाल आ रहे हैं कि कुछ आप सुना दीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी फरमाइशें हैं। मैं चूँकि गंगा जमुनी तहज़ीब पे बात है, तो मैं 4 मिसरे और सोच रहा हूँ तरन्नुम में सुना दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 मिसरे जो मैं गंगा जमुनी तहज़ीब का अलंबरदार होने के नाते, उस तहज़ीब का अलम उठाए हुए, उसका झंडा उठाए हुए पूरे देश में जो घूम रहा हूँ, उसके हवाले से पढ़ता हूँ कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वज़ू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वज़ू करके। अगला सवाल पूछे, फिर कुछ सुनाता हूँ उसके बाद। निशांत कुमार जी का सवाल आया है जी। एक शब्द बहुत गूंज रहा है, देश में 70 साल में कुछ नहीं हुआ। कहने वाले ये बात दुनिया की बेहतरीन तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। क्या आज के युवाओं को ये राजनेता मूर्ख समझ रहे हैं? दरअसल ये युवाओं को तय करना पड़ेगा, और इसका जवाब भी उन्हीं युवाओं को देना पड़ेगा। चाहे सोशल मीडिया पर दीजिए या ईवीएम की बटन दबा के दीजिए। वो लोग जो ये कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। जो कुछ देश का स्ट्रक्चर खड़ा है, जिसमें पढ़ लिख करके, मतलब किसी ने, मुझे याद है कि जब अरुण जेटली साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी, उनका ऑपरेशन होने वाला था, वो एम्स में एडमिट थे, तो किसी ने सोशल मीडिया पे बहुत एक कमेंट लिखा था, मेरी पूरी सहानुभूति उनकी उस बीमारी के साथ रही, कि आप कितना भी कोर्स लेंगे 70 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप जिस एम्स में अपना ऑपरेशन करा रहे हैं वो भी तो उन्हीं 70 सालों के दौरान बना है। आज जिस फाइटर प्लेन में जा करके आप बालाकोट में आपने एयर स्ट्राइक करी, वो उन्हीं 70 सालों के बीच का आया हुआ मामला है। जो कुछ भी है देश में, मैं तो यूँ कहूँ कि आप बताएं आपने इन 5 सालों में क्या किया। बाकी जो पुराने साल हैं, आप हर चीज़ के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। कभी कभी हैरत होती है कि मतलब ये जो एक, ये बिल्कुल गांव में जो लोग होते हैं ना, कुछ भी हो तो अपना जो अपनी कमियां हैं उसको दूसरों पे थोप देना,
ये बड़ी ख़राब, इसके बारे में गांव में बड़ी ख़राब बात मानी जाती है, लेकिन पता नहीं कैसे मीडिया के ज़रिए और युवाओं को सोशल मीडिया के ज़रिए बरगला करके वो अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं और लोग बिल्कुल चुप हैं। खेत में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। राजनेता पागलों और अफसरों को छोड़कर आप बोलो कौन हंसता है हमारे देश में। ज़िंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। ये जो पिछले 4 साल की जो प्रगति है ना, वो ये है दरअसल। 65 सालों में तो बहुत कुछ हुआ इस देश में। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इस बहकावे में मत आइए कि कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ है वो उन्हीं पुराने सालों में हुआ है। इन दिनों तो खाली बयानबाजी हुई है, जुमलेबाजी हुई है, लफ्फाजी हुई है, बस, और कुछ नहीं हुआ है दरअसल। आकिब जावेद जी का सवाल आया है, वुड जॉइनिंग कांग्रेस अफेक्ट योर पर्सनल फैन बेस? डिड राहुल गांधी एवर हेard योर शायरी? हाँ, मुझे एक बार राहुल जी ने कहा था कि मैंने तुम्हारी कुछ नज़में सुनी हैं, तो मुझे लगता है कि ज़रूर सुनी है उन्होंने यूट्यूब के ज़रिए। दूसरी बात ये कि मुझे नहीं लगता कि जो मेरा जो प्रशंसकों का तबका है वो प्रभावित होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो मेरे साथ खड़ा ही इस बुनियाद पर है कि मैंने सच की पैरोकारी करी है, मैं हक के लिए लड़ता रहा हूँ, मैं बातिल के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ, इसलिए वो मेरे साथ खड़ा है। तो आज भी मैंने जो कदम उठाया है वो उन्हीं अपने तमाम प्रशंसकों को जहन में रखते हुए उठाया है। मैं उन्हीं की बेहतरी के लिए, उन्हीं के आंसू पोंछने के लिए राजनीति और कांग्रेस के साथ खड़ा हूँ। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मेरा एक परिवार जो छोटा सा था वो और बड़ा हो गया, वो बहुत बड़ा हो गया। आज मैं कांग्रेस परिवार का हिस्सा हूँ, तो मैं ये मान रहा हूँ कि मेरा दायरा कई गुना बढ़ गया, हज़ारों गुना बढ़ गया। राहुल रंजन जी का सवाल है, कलम चली तो देश चला जैसी लोकतिक आज मजाक बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा प्रहार आज कलम और सच्चे पत्रकारों की ज़बान पर है, कैसे बचाया जाए लोकतंत्र? देखिए, उसके लिए हमें थोड़ी कोशिश बढ़ानी पड़ेगी। मेरी ये गज़ल है, उसके कुछ शेर हैं कि मैं तरन्नुम में सुनाता हूँ आपको, बस आपको लगेगा कि हाँ, जो मैं कह रहा हूँ ये करने की ज़रूरत है और ये मैं कर रहा हूँ। मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ। एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा, आपके सवालों का जवाब इसमें है। मैं मर के जीना सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ। मैं तेज़ तूफ़ान में ज़िंदगी को तलाश करना सिखा रहा हूँ। समंदरों से ये कोई कह दे, गुरूर को रख दे साहिलों पर। समंदरों से ये कोई कह दे, गुरूर को रख दे साहिलों पर। मैं इन थपेड़ों में अपनी कश्ती को पार उतरना सिखा रहा हूँ। मैं इन थपेड़ों में अपनी कश्ती को पार उतरना सिखा रहा हूँ। मैं एक शायर जो बेबसों के लिए ज़माने से लड़ रहा हूँ। मैं एक शायर जो बेबसों के लिए ज़माने से लड़ रहा हूँ। मैं एक तिनका हूँ डूबतों का, उन्हें उभरना सिखा रहा हूँ। जो भी इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम कलमकार, वो शायद अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और हर दौर में ऐसे लोग होते रहे हैं, होते रहेंगे, जो किसी भी जुल्म की आंधी के ख़िलाफ़ अपना कलम लेके खड़े होंगे और अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और वक्त को बदल के रख देंगे। ये भी मेरा वादा है और ये मेरा यकीन भी है। मुकेश सिंह जी का सवाल है, आज का युवा आखिर राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री क्यों चुने? बहुत ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है कि इस देश का युवा राहुल जी को प्रधानमंत्री क्यों चुने। मुझे लगता है कि उसके एक नहीं बल्कि 1000 कारण हैं जो गिनाए जा सकते हैं। मैं शायर हूँ, इसलिए मैं जो सबसे पहला कारण दूंगा वो ये दूंगा कि राहुल गांधी जी बिल्कुल आप जैसे हैं, आप जैसा दिखते हैं
आप जैसा सोचते हैं और आप जैसी ज़िंदगी जीते हैं, भावना के, संवेदना के और एहसासात के जिस लेवल पर आप दर्द को महसूस करते हैं लोगों का, आपकी आंखों में अगर किसी का दर्द देख के आंसू आ जाता है, तब मैं समझता हूँ कि आपके अंदर इंसानियत बची है। मैंने कई बार ऐसा हुआ कि मैं राहुल जी से बातचीत करता रहा हूँ और मैंने देखा है कि जब इस तरह की कोई एक बड़ी, अभी एक रिसेंट आपको एक बात बताऊँ कि मैं एक दिन मिलने गया राहुल जी से, कभी आप सब कमरा है उसमें कुछ तस्वीरें लगी हैं, उन तस्वीरों को देखिएगा। उस दिन मुझे लगा, मेरे जहन में एक ख्याल आया कि इन तस्वीरों की तस्वीरें लेकर के, इस पूरी दीवार की तस्वीर लेकर के ये बताया जाए कि इस देश के सबसे मजबूत घराने का आने वाले दिनों का प्रधानमंत्री, वो अपनी बैठक जिसे हम आप कह सकते हैं, जहाँ वो मेहमानों से मिलता है, वहाँ पर उसने किस तरह की तस्वीरें लगा रखी हैं। आप जाएंगे तो 3 तस्वीरें थी जिन पे मेरी नज़र पड़ी थी। पहली थी कि एक मुस्कुराती हुई गांव की एक महिला है, वो अपनी गैया को चारा दे रही हैं, वो तस्वीर है। दूसरी तस्वीर है कि एक बुज़ुर्ग औरत हैं, वो उनकी अपनी एक छोटी सी दुकान है चाय की, शायद किसी गांव की, खांटी गांव की दुकान है, और सामने कुछ 1-2 लोग बैठे हैं, चाय ख़रीद रहे हैं, उनसे चाय लेके बैठ के पी रहे हैं, और चूल्हा जल रहा है जिस पे वो लकड़ी से चाय बना रही हैं, वो लकड़ी का चूल्हा है वो। ये जो एक आप अंदाज़ा लगाइए, आप सोचते होंगे कि राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जिनके पूरे परिवार के पास पूरे इस देश की विरासत रही हो, वो तो क्या ज़िंदगी जीते होंगे, एसपीजी सुरक्षा में बैठे हैं तो क्या ज़िंदगी जीते होंगे। लेकिन आप उस शख्स के घर में पहुंचिए जहां वो रहते हैं, तो आप पाएंगे कि सामने दीवारों पे ऐसी तस्वीरें लगी हुई हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक शख्स क्या सोचता होगा जब वो किसी से भी बात करने बैठता होगा वो शख्स, तो उस शख्स के सामने इस देश के सबसे गरीब इंसान का चेहरा है। तो जो इंसान ऐसे माहौल को अपने हर वक्त अपने जहन में रख रहा हो, मुझे लगता है कि उसे इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। बल्कि उसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो 10 लाख का सूट पहन करके अपने आप को फ़कीर बता रहा है, लगातार झूठ बोल रहे हैं वो। उनका किरदार देखिए और उनकी असल ज़िंदगी देखिए, राहुल जी की बातें देखिए और उनका किरदार देखिए, आपको खुद लग जाएगा कि राहुल जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। जो सच्चाई, जो साफगोई, जो ईमानदारी, जो उनकी नीयत में एक यकीन झलकता है, और नफ़रत वाली ताकतों के ख़िलाफ़ देश के तमाम लोगों को जो एकजुट करके लेके चलने की मुहिम है उनकी, मुझे लगता है राहुल जी को सिर्फ इन्हीं 2-3 कारणों की वजह से इस देश का प्रधानमंत्री ज़रूर होना चाहिए। सर, लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि तरन्नुम में कुछ नज़्म सुनाइए। ओहो, एक नज़्म सुनाता हूँ। गंगा जमनी तहजीब है, मैं इमरान हूँ, तो मुझे लगता है एक नज़्म सुनाना चाहिए। ख़ास तौर से नफ़रतों के इस माहौल में एक नज़्म सुनिए कि ये मेरी दुआ भी है, बिल्कुल दुआ की शक्ल में कही गई नज़्म है कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं, गंगा जमुना तेरी लहरों की मुक़द्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं, इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। गंगा जमनी तहजीब, उसका एक पक्ष इमरान, यानी इमरान का समुदाय, अक्सर यही पैरामीटर है इस देश में चीज़ों को नापने का। मैं एक बंद पढ़ता हूँ, इस नज़्म का एक बंद है और बहुत जज्बात में कहे गए ये बंद हैं। ख़ास तौर से एक कम्युनिटी विशेष की
वतन परस्ती को नापने वालों के नाम ये मेरे मिसरे हैं, सुनिएगा। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समत से एक ठंडी हवा आती है, मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और इस मुल्क के बड़े बड़े पदों पे केंद्रीय मंत्रियों के बयान आपके जहन में होंगे, उन सब को सुनिएगा और मेरा एक बंद सुनिएगा कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है। टीवी चैनलों पे बैठे हुए एंकर ऐसा चीखते हैं, नारे लगवाने की ऐसी जिद करते हैं जैसे नारे ही वतन परस्ती का सबूत हो। उन तमाम चीजों को जहन में रखिए और ये बंद सुनिए कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है, ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। आप आखिर में एक नज़्म और सुना देता हूँ। बहुत खूबसूरत दिन है, सबसे रूबरू होने का मौका मिला है। पिछले एक महीने में एक ख़ास तरह की चीज़ों का राष्ट्रवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। चुनाव आयोग ये कहता है कि सैनिकों की किसी भी तस्वीर तक का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, लेकिन पोस्टर चिपकाए गए, होर्डिंग्स लगी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये पोस्टर चिपकाने वाले, ये राजनीतिकरण करने वाले सैनिकों की शहादत का किसी शहीद के घर जाके उस माँ के आंसू पोंछने के काम नहीं आए। मैं गया था एक माँ से मिलने, अवधेश कुमार नाम का एक शहीद, एक सैनिक शहीद हुआ था पुलवामा में, आपको याद होगा, चंदौली का। तो मुझे पता चला कि उनकी माता जी को कैंसर है और वो इंतज़ार कर रही हैं कि उनका बेटा वापस लौट के आएगा तो वो उनके कैंसर का इलाज कराएगा। वैसी खबर थी जिसे पढ़ने के बाद मैं बहुत भावुक रहा। एक दिन, पूरा एक दिन मेरे लिए ऐसा था और मैंने ऐलान किया कि नहीं, मैं उस माँ के पास जाऊँगा, उस माँ से मिलूँगा और उस माँ के कैंसर का इलाज अपने पास से कराऊँगा। मैं उनसे मिलने गया चंदौली। जब मैं पहली बार गया तो उनके पास मैं तकरीबन 1 घंटे बैठा रहा, उन्हें अपने सीने से लगा करके बैठा रहा और मैंने बस इतना कहा कि माता जी, बस मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि आज इमरान आपके पास आया है, बस ये समझ लें कि अवधेश वापस लौट के आया है। अवधेश और इमरान में कोई फ़र्क नहीं। तो उस दौरान एक नज़्म हुई थी, वो नज़्म आपको सुनाता हूँ कि शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फ़ज़ाओं की चीखें सुनो, शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फ़ज़ाओं की चीखें सुनो, वो जवान जिनके हैं चीथड़े उड़ गए, उन जवानों की माँओं की चीखें सुनो। माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, उसको दौलत न पैसा न घर चाहिए,
अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। और ताजिरों का मतलब होता है व्यापारी, ताजिरों की तरह मत हुकूमत करो, अपनी कुर्सी से यूं ना मोहब्बत करो, बख्श दो फौजियों के तो परिवार को। ये माँ के शब्द थे जिस माँ से मैं मिल के आया था कि बख्श दो फौजियों के तो परिवार को, इनकी लाशों पे तो ना सियासत करो, इनकी लाशों पे तो ना सियासत करो। अब हमें इस दुआ में असर चाहिए, माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, माँ को दौलत न पैसा न घर चाहिए। और जाते जाते इस देश से भी आखिरी वक्त है मेरा ख्याल है, और आदरणीय होने वाले पूर्व प्रधानमंत्री जी से भी ये कह रहा हूँ कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। बहुत शुक्रिया पूरे इस फेसबुक लाइव के ज़रिए देश के वो तमाम लोग जो आज मुझसे जुड़े रहे, यूथ कांग्रेस के फेसबुक पेज से जुड़े रहे, उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और उनसे बस जाते जाते ये अपील करूंगा कि जी ये वक्त है, जो चुनाव का ये वक्त है, ये बहुत अहम वक्त है। मैं कभी कभी, आज तो मैं एक राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, लेकिन इससे पहले भी मैं ये कहता रहा हूँ कि अभी पिछले दिनों साक्षी महाराज ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस चुनाव में अगर भाजपा जीत गई तो 2024 में चुनाव नहीं होंगे। ये महज उनके कही गई एक बात नहीं है, ये उनका एक एजेंडा है। इस देश के लोकतंत्र को बचाइए, इस देश के संविधान को बचाइए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने खून पसीने से जिस संविधान को लिखा है, उसे बर्बाद करने की जो साजिशें चल रही हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, मौलाना आज़ाद ने, महात्मा गांधी जी ने जो ख्वाब देखा था, उस ख्वाब को बचाने के लिए ये जो आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, इस लड़ाई का हिस्सा बनिए और इस मुल्क को आज़ाद कराइए उन लोगों से जो इस मुल्क को तोड़ देना चाहते हैं, इस मुल्क में नफ़रतों का बोल बांधना चाहते हैं, इस मुल्क की फ़ज़ाओं में जहर भर रहे हैं। ऐसे लोगों से मुल्क को बचाइए। ये बात मैं इमरान होके नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं हिंदू मुसलमान होके नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान का एक आम इंसान होने के नाते आपसे कह रहा हूँ। बचाइए मेरे मुल्क को, बचाइए हिंदुस्तान को, बचाइए मेरे भारत को। 2019 के लोकसभा चुनाव की कतारों में खड़े होइए और इन कतारों से बदल के रख दीजिए इस मुल्क के उन तानाशाहों को जो सब कुछ दांव पे लगा दे रहे हैं अपनी कुर्सी के लिए। इस देश की मीडिया को, इस देश की सेना को, इस देश के सामाजिक ताने बाने को, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब तक को बचाइए इस मुल्क को। बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार, बहुत मोहब्बत है।